नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। व्यक्ति का चलना फिरना तभी तक संभव हो पाता है जब तक उसकी हड्डियों में ताकत होती है, और हड्डियों की ताकत के लिए जरूरी होता है कि आप रूटीन में एक्सरसाइज करें, अपने खान पान में विटामिन डी और कैल्शियम को बराबर मात्रा में रखें, और एक्सरसाइज और उम्र के हिसाब से तमाम सावधानी रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन आज हमने देखा है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है, बहुत सारी तकलीफों के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो हड्डियों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं और उससे जुड़ी जागरूकता कितनी जरूरत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल वर्मा। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हड्डियों से जुड़ी जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये आता है कि हमारे हड्डी में अगर कैल्शियम कम हो गया है, विटामिन डी कम हो गया है, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। एक परफेक्ट जो बोन की जो हेल्थ होती है, उसका सही मापदंड क्या है और उसके लिए जिम्मेदार जो घटक हैं वो क्या क्या है? देखिए, आपका ये कहना तो बिल्कुल ठीक है कि हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत आवश्यक है, पर केवल विटामिन डी और कैल्शियम ही नहीं, प्रोटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ कोलेजन फाइबर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका वेट कंट्रोल में हो, ओवरवेट आप ना हो, और आप एक रूटीन कुछ एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है कि जिम में जाके बहुत हैवी एक्सरसाइज, कुछ रूटीन वॉकिंग, थोड़ा बहुत योगा, कुछ एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपकी बोन स्टिमुलेट होती रहे। बोन देखिए एक लिविंग टिश्यू है। बोन जितनी सख्त दिखती है वैसी होती नहीं है। बोन में कंटिन्यूअस बनना और क्षरण ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो अर्ली एजेस में बनना ज़्यादा रहता है, क्षरण कम रहता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज 40s 50s में और औरतों में खास करके मीनोपॉज के बाद जो क्षरण ज़्यादा हो जाता है, यानी बोन का नुकसान ज़्यादा होता है मतलब बजाय बनने के। तो हमें खान पान पे, एक्सरसाइज पे, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। हड्डियों से जुड़ी अगर समस्याओं पर चर्चा कर लें डॉक्टर साहब, तो हड्डियों से जुड़ी समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, पर मोटे तौर पे उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉमेटिक कंडीशंस और नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशंस। तो ट्रॉमेटिक कंडीशंस जो एक्सीडेंट से, गिरने से, स्पोर्ट्स से जो इंजरीज होती हैं, और नॉन ट्रॉमेटिक कंडीशंस जिसमें हड्डियों का कमज़ोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस, उम्र के बढ़ने से हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना जिसे स्पॉन्डिलाइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और कुछ कंजेनिटल जन्म से कई बार हड्डियों में विकार हो सकता है, और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम गठिया बात कहते हैं। बात तो कई प्रकार के होते हैं, पर जो कॉमन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मेन हम दो हेडिंग्स में ये जान सकते हैं, ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक। मुझे लगता है सबसे पहला हम ट्रॉमेटिक कंडीशन पर चर्चा करें डॉक्टर साहब, क्योंकि सड़कों में गाड़ियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो हमने देखा है कि सड़क हादसों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। रोड एक्सीडेंट जब होते हैं तो कई बार बहुत सामान्य सा आप गिरे, आपको हल्की सी चोट लगी और कुछ दिन के बाद में वो ठीक हो गया, लेकिन ये जो ठीक होना होता है, बाद में पता चलता है कि अंदर हड्डी में सूजन थी, दर्द था या हेयर क्रैक्स थे, बहुत सारी समस्याएं हमने देखी हैं। तो गंभीरता कब समझना चाहिए हमको? देखिए, कोई भी हड्डियों का चोट एक गंभीर चोट ही है जब तक कि वो सामान्य ना घोषित किया जाए। यानी आपने रूल आउट जब तक ना कर लिया हो कि ये कोई फ्रैक्चर या हेयरलाइन क्रैक, जो मेजर फ्रैक्चर होता है वो तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, जैसे बड़ी बोन का फ्रैक्चर हो, जांघ का, हाथ का, कलाई का, फोर आर्म का, टीबिया का जो लेग बोन है, तो ये तो कोई एक लेमैन भी देख के बता देता है कि हड्डी टूट गई है और हड्डी झूल रही है। दिक्कत तब होती है खास करके जैसे फ्रैक्चर नेक फीमर, जो कूल्हे की जोड़ का फ्रैक्चर है। इसमें एक 70 साल या 60 साल की कोई स्त्री थोड़ा सा एक स्टेप फिसली और चल नहीं पा रही, लोग घरों में रख के दवा करते रहते हैं कि अरे ये तो साधारण मोच है, 2 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा। और जब नहीं होता हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग एक्सरे करके बताते हैं कि भाई इनको तो फ्रैक्चर है और ये ऐसा फ्रैक्चर है कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा।
तो फिर वो बोलते हैं अरे कहाँ का फ्रैक्चर, ये तो गिरी ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा गिरी है। तो इसीलिए एक डॉक्टर की सलाह कभी भी जब हड्डियों में चोट लगे या गिरें तो जरूर ले लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार बहुत जो जबरदस्त एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं बॉडी में, घुटने से लेके आपके कंधे के जो जोड़ तक होते हैं उसमें भी गंभीर चोटें होती हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है और बाद में क्या सामान्य जिंदगी व्यक्ति जीता है, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट वाले केस पर हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए। आजकल हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, यानी बहुत फास्ट लोग बाइक चलाते हैं, बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं तो लोग बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ लापरवाही पूर्वक चलाने लग गए हैं, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते नहीं हैं, तो एक्सीडेंट्स खासकर यंग एजेस में। और एक बहुत बड़ा कारण रहता है अल्कोहल। अल्कोहल के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं 10% लापरवाही से, और मैं कह सकता हूँ 50 to 60% केसेस में ड्राइवर अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ होता है। और ये जो ट्रॉमा होता है पॉली ट्रॉमा होता है, कई हड्डियाँ एक साथ टूट जाती हैं और इनको तत्काल एक अच्छे सेटअप में और इलाज की ज़रूरत पड़ती है। कई ऑपरेशन लगते हैं, कई स्टेजेस में लगते हैं, कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है यदि हेड इंजरी हो या कुछ एब्डोमिनल इंजरी हो, चेस्ट इंजरी हो, रीढ़ की हड्डी में यदि हो तो लकवा तक हो जाता है कई बार। तो मरीज पहले जैसा हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी चोट कैसी है और उसका मैनेजमेंट कितना प्रॉपरली, कितना अच्छे तरीके से हुआ है। अच्छा, ऐसे केस में जब सर्जरी होती है डॉक्टर साहब, और सर्जरी के बाद जब डॉक्टर कहते हैं कि सारा कुछ ठीक है, तो लेकिन सर्जरी के बाद भी किस तरीके के प्रिकॉशंस खास करके हड्डियों में देखे जाएं जब ऐसी कंडीशन में हुए हैं, तो फिजियोथेरेपी है या एक्सरसाइज है, क्या इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है? जी, किसी भी हड्डी के इलाज में ऑपरेशन तो एक पहला स्टेप है, उसके बाद का मरीज का कोऑपरेशन और फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पेशेंट्स को लगता है कि आपने ऑपरेट कर दिया, अब तो ऑपरेशन हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आप 4 मरीज को ऑपरेट करिए, सेम फ्रैक्चर, सेम सर्जरी, 3 बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, 1 नहीं हो पाता। जो फिजियोथेरेपी करेगा नहीं, एक्सरसाइज करेगा नहीं, थोड़ा से पेन में बिल्कुल घबराएगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो फिजियोथेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी डॉक्टर की सलाह है कि आपको कब वजन देना है पाँव में, हाथ का एक्सरसाइज कब करना है, या प्लास्टर लगा हुआ है तो कब निकालना है, डॉक्टर की सलाह जरूर मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूंकि हम फ्रैक्चर और एक्सीडेंट पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो 2 तरीके से ट्रीटमेंट जहां तक हम समझ पाते हैं। एक ये होता है कि कुछ समय के लिए कच्चा प्लास्टर होता है, और उसके बाद हमने देखा है कि एक लंबे समय के लिए पक्का प्लास्टर होता है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कच्चा प्लास्टर तो बन गया है, इससे तो हम ठीक हो गएंगे, फिर ये डॉक्टर पक्का प्लास्टर क्यों बांध रहे हैं, इसको हमको लंबे समय तक स्टे करने में प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है इसका भी थोड़ा मिथ दूर करिए। जब फ्रैक्चर होता है तो प्रारंभ में कुछ सूजन रहता है वहाँ पे, और एक पक्का प्लास्टर तुरंत नहीं लगाया जा सकता, नहीं तो वो खून के दौरे को बिल्कुल कम कर देगा, हाथ को जाम कर देगा। इसीलिए पहले एक कच्चा प्लास्टर लगाया जाता है कुछ दिनों के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ताकि सूजन और दर्द कम हो जाए, और उसके बाद एक पक्का प्लास्टर लगाया जाता है। और कई बार पक्का प्लास्टर लगाने के पहले एनेस्थीसिया दे के हड्डी को थोड़ा सेट भी किया जाता है, और वो जो पक्का प्लास्टर है वो लंबे समय तक रहता है, कई बार महीने, 1.5 महीने। तो इसलिए पहले कच्चा प्लास्टर लगाया जाता है। कच्चा प्लास्टर एक प्रारंभिक इलाज है और पक्का प्लास्टर उसका नेक्स्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, पक्का प्लास्टर जब निकलता है डॉक्टर साहब, तो काफी समय तक चाहे पैर है चाहे हाथ है एक ही कंडीशन में रहता है, तो उसके बाद क्या उस अंगों पर कोई असर पड़ता है या उसको सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है? घरेलू जो सावधानी है मुझे लगता है ये जरूरी है। प्लास्टर निकलने के बाद कई लोग बड़े परेशान रहते हैं कि सूजन कम नहीं हो रहा है, दर्द बढ़ गया। जब तक प्लास्टर लगा रहता है उसको पेन होता नहीं, क्योंकि वो बेड रेस्ट पे रहता है। प्लास्टर निकालने के बाद हम लोग बोलते हैं कि भाई अब आप चलना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो उसको पेन होता है। तो मरीज थोड़ा घबराते हैं कि अरे पहले तो पेन हो नहीं रहा था, अभी पेन हो रहा है मेरे को। तो प्लास्टर निकालने के बाद थोड़ा सूजन आना, थोड़ा दर्द होना एक सामान्य प्रक्रिया है, और कुछ क्रेप बैंडेज बांध के एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी ज़रूर करना चाहिए। यानी प्लास्टर निकालने के बाद ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। यदि ठीक से मूवमेंट ना किया जाए तो कुछ अंग जैसे खासकर रिस्ट ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट फूल जाते हैं और इतना दर्द होता है जिसे हम स्यूडेक्स एट्रोफी कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, फिर वो ठीक होने में महीनों सालों ले लेते हैं।
तो काफी गंभीर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो या हड्डियां टूट गई हो, तो उसके बाद जब प्लास्टर के बाद जो सामान्य दिशा निर्देश डॉक्टर का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हड्डियां मजबूत होंगी तभी आप अपने पैरों पर और बहुत अच्छे से चल सकेंगे और जिंदगी को जी सकेंगे। लेकिन चलना फिरना हड्डियां मजबूत होंगी तभी होगा। डॉक्टर साहब, ट्रॉमिक पे हमने चर्चा की, नॉन ट्रॉमिक जो कंडीशंस हैं उस पर मैं चर्चा करूं उसके पहले मुझे लगता है कि आज पेन जो है एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिंदगी का। कम उम्र में भी आपकी कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, और सीधे बैठने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप झुक के बैठते हैं, पोस्चर आपका गड़बड़ा गया है। क्या ये सब हमारी आदतों की वजह से हो गया है या हमारी हड्डियां समय के साथ कमजोर हो गई हैं? क्या वजह देखते हैं आप? हमारी आदतों की वजह से ही, जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, हमारी हैबिट्स सेडेंट्री हो गई है। हम मोबाइल और कंप्यूटर में ही बैठे रहते हैं, स्पोर्ट्स करते नहीं, वॉकिंग करते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं। खान पान इतना बिगड़ गया है कि फास्ट फूड, आइसक्रीम्स, ये सब ज़्यादा खाते हैं। एक घर का खाना या जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, एक नॉर्मल खाना, वो खाना कम कर दिया है हम लोगों ने। तो इसके लिए सब कुछ जिम्मेदार है। हमारी सेडेंट्री हैबिट्स हो गई है। पहले लोग चलते थे, चल के अपने काम तक जाते थे, साइकिल से जाते थे। आजकल सबके पास गाड़ियाँ हो गई हैं, तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, हमारी डाइट हैबिट बिगड़ गई है, हमारा पोस्चर करेक्टेड नहीं रहता। लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं, लेटे लेटे मोबाइल देख रहे हैं। तो ये सारा कुछ जिम्मेदार है अलग अलग जोड़ों में दर्द के लिए। बिल्कुल। अब इससे जुड़ी तो थोड़ी समस्याओं में हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। हमने ये देखा है कि घुटने जो हैं वो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ें हो रही हैं, मुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, नीचे आप बैठकर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या लाइफ स्टाइल की वजह से है या फिर ये कोई डेफिशिएंसी हमारे शरीर में किसी तरीके की कोई कमी हो रही है? कैसे पकड़ें इसको हम? देखिए, घुटनों का दर्द उम्र बढ़ने के साथ साथ जो घुटने होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। थोड़ा जोड़ का जो जॉइंट स्पेस है वो कम होता है, कई बार सूजन आ जाता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं या उम्र का संधिवात बोलते हैं। ये करीब करीब हर उम्र में, करीब करीब बढ़ती उम्र में सभी को होता है। कुछ को अर्ली एजेस में 50s में, कुछ को लेट एजेस में 60s में और 70s में। जो डायबिटिक्स होते हैं या जो ओवरवेट होते हैं, जो जिनकी हैबिट्स ठीक नहीं रहती, उनको ये ज़्यादा हो जाता है। और जो फिट रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनको जो घुटनों का दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो लेट होता है और कम होता है। डॉक्टर साहब, नॉन ट्रॉमिक जो कंडीशंस हैं वो सडनली एक दिन में तो आती नहीं। हमको लगता है कि हम पिछले 10 साल से हमारी लाइफ स्टाइल और हमारा खान पान उस हिसाब का नहीं रहा। तो कोई एक ऐसा मैसेज आप देंगे कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल इस तरीके से रखें और हमारे खान पान में इन चीज़ों को शामिल हो तो कम से कम इस तकलीफ को हम लंबे समय तक टाल सकें? जैसा मैंने कहा कि लाइफ स्टाइल में किसी भी एक अवस्था में लंबे समय तक आप ना रहें। जैसे एक हाउसवाइफ ही है, वो कुकिंग कर रही है, जैसे स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो हम ये सलाह देते हैं कि भाई लेग्स के नीचे, एक लेग के नीचे एक छोटा सा आप स्टूल या छोटा वो रख लीजिए, ताकि आपके पैर का लेवल अप डाउन हो जाए, एक लेवल पे ना रहे, ताकि आपके कमर में स्ट्रेन कम हो। यदि आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो कुछ ऐसा है कि एक तो कंटिन्यूस बैठिए मत। दूसरा, यदि ऐसा लगता है कि थोड़ा नीचे है टेबल, आपको गर्दन झुकाना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा गर्दन उठाना पड़ रहा है उसके लिए, तो वो लेवल एक करेक्ट कराएं। यदि आपकी चेयर ऐसी है जिसमें बैक सपोर्ट नहीं है और आपको झुकना पड़ रहा है तो वो ठीक करें। यदि आपका एक राइटिंग वर्क है और आपको बार बार गर्दन झुका के लिखना पड़ रहा है तो एक स्लैंटिंग, एक 45 डिग्री एंगल का डेस्क आता है जो आप अपने टेबल पे रख सकते हैं, वो रखें। तो आपको अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेगी, किसी भी एक अवस्था में लंबे समय तक न रहें। डॉक्टर साहब, मोटापा जो है आज हमने देखा है कि पहले की तुलना में यंग एज के बच्चों में भी मोटापा तेजी से आ रहा है। और मोटापा का जब हम पूछते हैं या चर्चा करते हैं तो घुटने पर इसका असर पड़ता है। ये कैसे होगा और इसके लिए अवेयर किस तरीके से आप करना चाहेंगे, खास करके महिलाओं को? महिलाओं का एक एज के बाद थोड़ा सा उनका जो वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जो अब वो ध्यान नहीं रखती हैं अपना। मेनोपॉज के बाद जनरली हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस होता है और वज़न बढ़ने लगता है और बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। तो कुछ कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, यदि ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से कुछ हार्मोन्स भी लेना पड़ सकता है, और कुछ एक्सरसाइज नियमित करें। जनरली जब हम लोग अपने पेशेंट्स को, जो हाउसवाइफ्स हैं, बोलते हैं कि भाई आपको कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उनका सीधा जवाब होता है कि हम तो घर में दिन भर काम कर रहे हैं,
वो तो एक्सरसाइज है। पर केवल यही पर्याप्त नहीं है, केवल घर का काम कर रही हैं आप, ये तो अच्छी बात है कि आप एक्टिव है, घर का काम नहीं कर रही हैं, बिस्तर पे पड़ी ही नहीं है, कर रही हैं काम, अच्छी बात है। लेकिन आपको कुछ रूटीन एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा कुछ तो करना चाहिए, ताकि आपका एक जो पोस्चर है वो करेक्टेड रहे, आपके जॉइंट्स सारे मूव करते रहें। और दूसरा, खान पान का सलाह मतलब ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा फैटी चीज़, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, घी, तेल, आजकल बहुत चलन बढ़ गया है, घी, तेल, बटर वगैरह का, उसका सेवन ना करें। डॉक्टर साहब, घुटने की समस्या अगर हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और कई कंडीशन में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एज ना भी हो तो भी डॉक्टर साहब को सलाह देते हैं कि आपको घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और अगर इसको अनदेखा आप करते जाते हैं तो दूसरा भी घुटना खराब होता है। तो क्या ये सही है? और ऑपरेशन कराने के बाद क्या सामान्य जिंदगी रहती है? क्योंकि डर होता है कि क्या पता हम इसके बाद वो भी ना चल पाएं। जी, ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, टोटल नी रिप्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं, और आजकल बहुत कॉमन है, करीब करीब हर अस्पताल में हो रहा है, हर शहर में हो रहा है, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। यदि आपका जोड़ इतना बुरी तरह डैमेज हो गया है, जिसे हम ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं, कि हड्डियाँ, जोड़ के अंदर की कार्टिलेज काफ़ी घस गई हैं, तो जो कार्टिलेज एक बार घस गई, जो जोड़ का स्पेस कम हो गया, वो कोई भी दवाई से वापस नहीं आता, उसे आप उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। और जितना लोग डरते हैं सर्जरी से, थोड़ा कॉस्ट ज़रूर इसका ज़्यादा है। अब तो कुछ नए सरकार के कुछ नए कदमों से इम्प्लांट का कॉस्ट कम हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं। बस थोड़ा फिजियोथेरेपी का ध्यान रखना पड़ता है, और व्यर्थ का इसमें कोई आप शंका ना करें। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जब जरूरी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से किसी अच्छे सेंटर पे जरूर करवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंधों की, कोहनी की और हिप्स की, हमने देखा है कि अगर इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं सर्जरी की। डॉक्टर, जैसा कि अभी मैंने नी रिप्लेसमेंट के बारे में चर्चा की, कंधों का भी हमने देखा है कि कंधों से जुड़ी भी समस्याएं होती हैं, और बैक जो बोन है हमारी, उससे भी जुड़ी समस्याएं होती हैं, कई बार उस पर भी सर्जरी की जरूरत होती है डॉक्टर्स के अनुसार। तो ये किस लिए होती है और इसके कितने रिजल्ट हैं? अब कंधे से जुड़ी समस्याएं ज़्यादातर डायबिटिक्स को होती हैं। जो मोस्ट कॉमन डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है वो होता है कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जिसे हम पेरी आर्थराइटिस शोल्डर बोलते हैं। आदमी कंधा उठा नहीं पाता, कपड़े नहीं पहन पाता, जैसे शर्ट की बाँह ठीक से नहीं डाल पाता, उसका कंधा इतना जाम हो जाता है। तो शुगर की वजह से, शुगर इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है इसका पेरी आर्थराइटिस का, आपको कोई चोट लगी हो, कंधे में गिरने से छोटी मोटी चोट भी हो, और आपने 3 से 4 हफ्ते भी यदि कंधे का उपयोग नहीं किया या उसे बांध के रखा, चलाया नहीं कंधे को, तो कंधा जाम हो जाता है। और स्पोर्ट्स इंजरीज में भी कंधे में इंजरी होती है। और जहाँ तक कमर दर्द का सवाल है, वो तो मैं बताया कि काफ़ी कारण होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ये भी बहुत कॉमन कंडीशन है कमर दर्द। कमर की हड्डियाँ घसती हैं और थोड़ा गैप कम होता है उनके बीच, और कमर में दर्द रहने लगता है। सुबह सो के उठो तो काफ़ी स्टिफनेस रखती है, फिर धीरे धीरे वो फ्री होता है। उसी प्रकार शरीर के कई अंगों में, जैसे एड़ियों में दर्द होने लगता है। सुबह उठेंगे, कुछ देर 2, 4, 5 कदम चलेंगे, एड़ियों में दर्द रहेगा, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ठीक इसलिए होता है डॉक्टर साहब? ये ठीक इसलिए, ये हड्डियों का, एड़ियों का जो दर्द होता है, ये भी हमारे जो पैर में फेसिया होती है, प्लांटर फेसिया जिसे हम बोलते हैं, वो जो एड़ी में आके अटैच होती है, वो पॉइंट पेनफुल हो जाता है। इसका क्या उपाय है फिर? इसका भी रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ दवाइयाँ, सॉफ्ट चप्पल और सेक गरम से। सिकाई का आपने जिक्र किया, अगला सवाल मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि हम भ्रम में रहते हैं कि हमारे पैर में मोच आ गई, हम देखें कि स्वेलिंग आ गई, तो कुछ तो कहते हैं कि गरम सेक दीजिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बर्फ से सेक दीजिए। तो वास्तव में सेक किस तरीके से काम करती है, और ये हम कैसे डिसाइड करें कि हमको गरम सेकना है या ठंडा सेकना है? देखिए, जैसे स्प्रेन आया या कोई भी मोच आया, यदि वहाँ सूजन है तो सर्वप्रथम तो आइस अप्लाई करना चाहिए, बर्फ़। वो वहाँ जो ब्लीडिंग, सूजन वहाँ इसलिए हुआ कि वहाँ थोड़ी ब्लड जमा हुआ, वहाँ की जो टिश्यू डैमेज हुआ वो ब्लीड कर रही है और वहाँ ब्लड जमा हुआ। उस सूजन को कम करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में आइस फर्मेंटेशन करना पड़ता है। तो आप मान लीजिए 48 से 72 घंटे आइस का उपयोग करना है,
और उसके बाद लेटर स्टेज में जब ब्लीडिंग बंद हो गई और वो सूजन स्थायी हो गया, तो उस सूजन को डिसॉल्व करने के लिए गर्म पानी से या गर्म से सेक करना होता है। अच्छा, कमर में दर्द के लिए भी डॉक्टर साहब सिकाई गर्म? जहाँ गर्म कमर दर्द में, गर्दन दर्द में, शोल्डर दर्द में गर्म से सेक बहुत उपयोगी रहता है। अब मुझे लगता है कि समय मेरे पास में कम है, मुझे ये जानना था आपसे कि कैल्शियम की जो दवाएं हैं डॉक्टर लिखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है हम अपने स्वस्फूर्त जाकर कैल्शियम की टैबलेट ले लेते हैं, तो ये हमें कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए? कैल्शियम का सेवन करने से वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, पर जैसा अति हर चीज़ की खराब होती है, तो ऐसा नहीं कि सालों तक कैल्शियम लेते जा रहे हैं। एक 3 महीने या 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद एक अपना डॉक्टर से जाके चेकअप करा लें कि अब मुझे लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। और कैल्शियम के साथ साथ ज़रूरी होता है विटामिन डी। विटामिन डी सबके लिए आवश्यक है, हर अवस्था में और हर डिसीज़ में ये काम करता है, केवल हड्डियों में नहीं। आजकल तो इसे एक एसेंशियल हार्मोन बोलते हैं। ये ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, ये डायबिटीज़ में भी काम करता है। तो विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। और हमारा जो खान पान है, इंडियन डाइट है, यूजुअली विटामिन डी में पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए विटामिन डी का सेवन डॉक्टर की सलाह से उचित डोज में अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब अवेयरनेस के हिसाब से आज महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ हेल्थ गुरु में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, नमस्कार।